गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग 1 मिनट आज भी स्ट्रेटजी पे बात करेंगे, ठीक है? ये जो प्रैक्टिस सेट हम लोग लेके आ रहे हैं, इसमें हम लोग सीरियल से एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न के प्रश्न को उठा रहे हैं, ठीक है? और दूसरी बात, आप लोग देखेंगे कि इसमें मैं बहुत ही इजी क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा मतलब टिपिकल टाइप के क्वेश्चन है, कुछ इजी है। तो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है उसको तो मैं इसमें ऐड करता हूँ, बाकी मैं जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन को इसमें रखता हूँ जो थोड़े परंपरागत टाइप के ना हो, लेकिन उनसे जो उन क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन होता है ना, उससे हमको जो इजी क्वेश्चन है उनके बारे में भी पता चल जाता है। जैसे कि अभी हम लोग जो सामने हम लोग की एक क्वेश्चन है, इसी को ही देख लें कि पूछा गया है 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि के समय मराठा प्रतिनिधि कौन था? तो अब अगर इसको इजी करना हो तो हम लोग ये पूछेंगे कि पुरंदर की संधि कब हुई थी? ये तो सबको पता है। लेकिन क्या जब हम इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं तो हमको इससे ये नहीं पता चल जाता कि पुरंदर की संधि कब हुई है, या फिर 1776 में कौन सी संधि हुई थी मराठों के साथ? लेकिन ये तो हमको नहीं पता ना कि उस समय मराठा प्रतिनिधि कौन था। तो मैंने ऐसे प्रश्न उठाए हैं जिनको उठाने से जब उस पे हम चर्चा करते हैं तो उसके आगे पीछे के जो इवेंट हैं उसके बारे में भी हमको पता चल जाता है। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए कि सबको पता है कि बहादुर शाह फर्स्ट जो है उसको साहिब बेखबर कहा जाता है, तो ये सबने पढ़ा हुआ है। लेकिन अब ये पूछा जाए कि बहादुर शाह फर्स्ट को साहिब बेखबर किसने कहा, तो इसमें हमको क्या पता चला कि साहिब बेखबर किसको कहा गया? बहादुर शाह फर्स्ट को। अब किसने कहा, एक नई चीज पता चल रही है, तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि जो खफी खां था उसने उसको कहा। अब बात आती है खफी खां ने ये चीज कहाँ कही, तो उसकी एक पुस्तक है मुंतखब लुबाब है, उसमें उसने ये बात कही है। तो यहाँ पे हमको कई सारे क्वेश्चन के बारे में पता चला, ठीक है? तो अब चलते हैं हम लोग टॉपिक पे। प्रश्न है हमारे सामने कि 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि के समय मराठा प्रतिनिधि कौन था? तो आप लोग देखेंगे कि 1772 में 72-73 में माधवराव की मृत्यु के बाद नारायण राव शासक बनता है, लेकिन एक रघुनाथ राव नाम का व्यक्ति है जो उसका चाचा है, वो नारायण राव की हत्या करके स्वयं पेशवा बनना चाहता है। लेकिन जो बाकी मराठे होते हैं वो उसको फिर पेशवा ना बना के किसको बनाते हैं? माधव राव का एक अभी जन्मा पुत्र रहता है, उसका जन्म हुआ रहता है हाल ही में, ठीक है? उसका नाम रहता है माधव नारायण राव, तो उसको बनाया जाता है। तो वो 1794 तक शासन करता है और उसका प्रतिनिधि किसको बनाया जाता है? नाना फडणवीस को उसका संरक्षक बनाया जाता है। तो आप लोग देखेंगे कि उसका कार्यकाल जो है 1773 से लेकर 1794 तक है। तो जाहिर सी बात है कि 1776 में उसके प्रतिनिधि के तौर पर उस संधि पे हस्ताक्षर किसके होंगे? उसके संरक्षक नाना फडणवीस के होंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? नाना फडणवीस। अगला प्रश्न है कि जो कल्हड़ की राज तरंगिणी है उसमें उन्होंने अपने से पहले कितने इतिहासकारों का उल्लेख किया है? तो कल्हड़ कहते हैं उन्होंने 11 इतिहासकारों से अपने कुछ कुछ जो है साक्ष्य लिए हुए हैं, ठीक है? इन्होंने जो राज तरंगिणी लिखी है वो 8 भागों में विभाजित है, ठीक है? मतलब उसमें 8 चैप्टर है, 8000 के लगभग उसमें श्लोक वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है? संस्कृत में लिखी गई एक 12वीं सदी में 11वीं 12वीं सदी में लिखी गई एक महत्व 11वीं 12वीं सदी के इतिहास के बारे में ये मतलब डिटेल इतिहास बताती है, ठीक है? और एक तरह से देखा जाए तो वैज्ञानिक तरीके से लिखी गई पहली ऐतिहासिक पुस्तक है, ठीक है? जो वस्तुनिष्ठता पर आधारित है। इसमें राजाओं की अच्छाई बुराई सब बताया गया है, ठीक है? तो उन्होंने 11 इतिहासकारों का उल्लेख किया, ठीक है? अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है कि हिंदुओं ने दुनिया को गिनती, पंचतंत्र तथा शतरंज का ज्ञान दिया? तो ऑप्शन है अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, मियां मीर और ख्वाजा अहमद। तो आप लोग देखेंगे कहीं कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक है लिखने में, तो मैं खुद से उसको टाइप करता हूँ तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, फोन में ही टाइप करना पड़ता है। तो आप लोग देखेंगे कि ये जो कथन है ये अमीर खुसरो का है। अमीर खुसरो ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जैसे खजाइन उल फुतूह, मिफ्ताह उल फुतूह, तिरानुस सरदीन, नूह सिपेहर, ठीक है? और ऐसे तमाम किताबें इसकी हैं, ठीक है? इसने मसनवी भी लिखी हुई है।
अब जो दूसरा इसमें ऑप्शन में जियाउद्दीन बर्नी, अब जियाउद्दीन बर्नी ने फतवा जहांदारी लिखी है, ठीक है। उसके अलावा आपके इसमें तारीखे फिरोज शाही लिखी हुई है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है अमीर खुसरो है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हर्ष संवत कब चलाया गया? तो हर्ष संवत जो है उसका राज्यारोहण के समय चलाया गया। तो आपके सामने ऑप्शन है 610, 605, 609 और 606। तो आप लोग देखेंगे कि हर्ष ने जो हर्ष संवत चलाया वो 606 में चलाया। अगला प्रश्न है, किसने यह घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगलों को बादशाह की उपाधि नहीं मिलेगी? तो इसमें ऑप्शन है डलहौजी, एलनबरो, कैनिंग और जॉन लॉरेंस। तो आप लोग देखेंगे कि ये जो घोषणा की जाती है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की जाती है, ठीक है। अब जॉन लॉरेंस कौन है? ये आपके 1863 से 69 के बीच में भारत के गवर्नर जनरल हैं, ठीक है, वायसराय भी कह सकते हैं। इसके अलावा एलन बरो 1839 से लेके आपके 44 तक है, ठीक है। उसके बाद आपके डलहौजी हैं, 48 में आते हैं, 56 तक हैं, ठीक है। तो कैनिंग जो आते हैं ये 56 में आते हैं और आपके 63 तक हैं, ठीक है। तो इसके उत्तर है कैनिंग। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सुल्तानों ने स्वयं को अफरासियाब वंश का बताया है? तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है महमूद गजनवी एवं बलबन, बलबन एवं रजिया, महमूद गजनवी एवं रजिया, बलबन एवं मुबारक शाह। तो आप लोग देखेंगे कि महमूद गजनवी और बलबन ने जो है अपने आप को अफरासियाब वंश से जोड़ा, जो कि एक देखा जाए तो मध्य एशिया में एक काल्पनिक इसको बोला जाता है कि अफरासियाब वंश एक काल्पनिक वंश था जो बहुत ही प्रतिष्ठित है, ठीक है। इसके ऐतिहासिक कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो बलबन, चूंकि बलबन के बारे में जिन्होंने भी पढ़ा होगा उनको पता होगा कि जब वो एक दास था और जब वो सुल्तान बना तो उसने सुल्तान की गरिमा को बढ़ाने का काम किया और वो शुद्ध रक्त और पता नहीं क्या क्या उसने मतलब स्वांग रचे, ठीक है। कि ये निजामी कहते हैं कि वो एक उत्तम अभिनेता था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो महमूद गजनवी और बलबन है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि व्यवहार मातृका के लेखक कौन है? तो आप लोग देखेंगे ऑप्शन है चक्रपाणि मिश्र, विज्ञानेश्वर, जीमूतवाहन और क्षेमेंद्र। जिसमें से आपके क्षेमेंद्र ने समय मातृका लिखी है, इसके अलावा बृहत कथा मंजरी लिखी है। विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क की स्मृति पर टीका लिखी है जिसका नाम मिताक्षरा है। चक्रपाणि मिश्र ने वृक्षायुर्वेद पे पुस्तक लिखी है विश्व वल्लभ, ठीक है। अब जो जीमूतवाहन है इन्होंने व्यवहार मातृका की रचना की। इसी के साथ इन्होंने दाय भाग की भी रचना की है जिसमें ये कहा गया है कि पिता के धन का उत्तराधिकारी कौन होगा? पुत्र होगा या उसकी संतानें होंगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो कि 1799 में होता है, उस समय वेलेस्ली का टाइम पीरियड है, वो उसी समय भारत आया है, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स और आंग्ल नेपाल युद्ध, तो आप लोग देखेंगे कि लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1813 से लेके 23 तक है और आंग्ल नेपाल युद्ध जो है 14 से 16 के बीच में हो रहा है और सगौली की संधि के तहत समाप्त हो रहा है, ठीक है, 1816 में। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। हेक्टर मुनरो और बक्सर का युद्ध, तो आप लोग देखेंगे कि जो 1764 में 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है उसमें हेक्टर मुनरो ही अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व करता है, तो ये भी करेक्ट है। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो आप लोग देखेंगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के दो कार्यकाल हैं, 1786 से 93 और एक दूसरा कार्यकाल है 1805, ठीक है। लेकिन जो थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ है वो आप लोग देखेंगे कि 1817-18 में हुआ है जिस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है 4, ठीक है। अगला है, तुगलकाबाद नामक शहर किसने बसाया? ये दिल्ली में ही बसाया गया एक शहर है। दिल्ली को टोटल 7 बार बसाया गया, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया है गियासुद्दीन, अबू बकर, फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसमें से जो तुगलकाबाद शहर है वो जो है गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने जहांपनाह नगर बसाया, फिरोज तुगलक ने फिरोजाबाद बसाया, ठीक है। अगला प्रश्न है, मंगोलों का सर्वप्रथम आगमन किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इब्राहिम लोदी और इल्तुतमिश और बलबन। तो हम लोग देखते हैं कि भारतीय इतिहास में मंगोलों का आगमन जो है 1221 में होता है और जो
इल्तुतमिश का टाइम पीरियड है वो 1211 से लेकर 1236 तक का है। तो कहीं ना कहीं जो मंगोलों का आगमन हुआ है वो किसके काल में हुआ है? इल्तुतमिश के काल में हुआ है। ठीक है, आज मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने बोला कि मैं बहुत ज्यादा फास्ट बोलता हूँ, इसलिए आज मैं थोड़ा धीरे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह व किसके मध्य 1838 में त्रिपक्षीय संधि हुई थी? तो आप लोग देखेंगे कि जो अंग्रेज थे वो अफगानिस्तान को जीत नहीं पा रहे थे। ठीक है, अफगानिस्तान में उनको पराजय का सामना करना पड़ रहा था या फिर उनकी नीति वहां सफल नहीं हो पा रही थी। तो वहां से एक भगोड़ा था शाह सूजा, उससे अंग्रेज सांठ-गांठ करते हैं और उसको लेके जाते हैं रणजीत सिंह के पास और एक संधि होती है इनके बीच में, जिसमें रणजीत सिंह को कहा जाता है कि आप तटस्थ रहिए, बस हमको रास्ता दे दीजिए और बाकी का काम हम कर लेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि ये रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है और ये जो है प्लान जो रहता है ये धरा का धरा रह जाता है। ठीक है, अब ये लोग प्लान बना किसके खिलाफ रहे थे? तो उसका नाम है दोस्त मोहम्मद, जो कि अफगानिस्तान का उस समय क्या है? शासक है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अंग्रेज और शाह सूजा। एक क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आता रहता है कि इल्तुतमिश की न्याय प्रियता के विषय में बताया जाता है कि उसने अपने महल के सामने संगमरमर के 2 शेर बनवाए थे। ठीक है, जिसकी गर्दन में घंटियां बंधी होती थी। कोई भी व्यक्ति घंटी बजाकर सुल्तान से न्याय की मांग कर सकता था। उपर्युक्त कथन किसका है? तो ऑप्शन है इब्न बतूता, बर्नी, अलबरूनी और मोहम्मद अली। तो इब्न बतूता उसका समकालीन तो नहीं है, लेकिन ये जो कथन है वो इब्न बतूता का है। ठीक है, इब्न बतूता आप लोग देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में भारत आता है। ठीक है, इसको काजी भी बनाता है मोहम्मद बिन तुगलक। बर्नी बर्नी बलबन से लेके फिरोज शाह तुगलक तक का काल देखा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इब्न बतूता है। अल बरूनी के बारे में क्या ही डिस्क्राइब करें, हर वीडियो में डिस्क्राइब करके रखा हुआ है कि इसने इसकी किताब है किताब सैदना है, किताबुल हिंद है। ठीक है, इसको विद्या वाचस्पति करके उपाधि दी गई थी भारतीयों के द्वारा। इसको इंडोलॉजिस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है इब्न बतूता इसका। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अमृतसर की संधि कब और किसके मध्य हुई थी? तो ऑप्शन है जून 1810 में रणजीत सिंह व चार्ल्स मेटकाफ, जो कि गलत है। एक और ऑप्शन है 1812 में रणजीत सिंह व चार्ल्स मेटकाफ के बीच, ये भी गलत है। 1810 में रणजीत सिंह व चार्ल्स मेटकाफ में, ये भी गलत है। ठीक है, जो करेक्ट ऑप्शन है अप्रैल 1809 में रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाफ के मध्य संधि होती है और इस संधि का उद्देश्य होता है सीमा का निर्धारण करना। रणजीत सिंह से चूंकि जो अंग्रेज हैं उस समय कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे, तो उन्होंने सीमा का निर्धारण किया, क्योंकि उस समय रणजीत सिंह की सेना एशिया की मजबूत सेनाओं में से एक मानी जाती थी। लेकिन इस संधि के कारण रणजीत सिंह ने कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व खो दिया। ठीक है, वो अंग्रेजों के सामने झुक गया, हालांकि उन्होंने कभी भी सहायक संधि स्वीकार नहीं करी। इस संधि के माध्यम से हुआ क्या कि सतलज नदी के जो भी पूरब का इलाका है, अब उस पर अपना सारा अधिकार जो है रणजीत सिंह छोड़ दिए। अब वो पश्चिम में कहीं तक भी विस्तार करे, अंग्रेजों को कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे रणजीत सिंह का जो दायरा था वो सीमित हो गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है उपयोगितावादी विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? आपके सामने ऑप्शन है एल्फिंस्टन, वी ए स्मिथ, विल्सन और जेरेमी बेंथम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है जेरेमी बेंथम है। इन्हीं के दोस्ती से भारत में आए हैं। उन्होंने बड़ा, एक तो सबका फेवरेट एक तरह से देखा जाए तो गवर्नर है विलियम बेंटिक, जिसने बहुत सारे सुधार किए। हालांकि इसने 1831 में मैसूर को कुशासन का आरोप लगा के मिला लिया था। वी ए स्मिथ ये उपयोगितावादी तो नहीं है, लेकिन इन्होंने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी जो 1904 में पब्लिश होती है। एल फिंस्टन ने हिस्ट्री ऑफ इंडिया के कई सारे वैल्यूम निकाले। ये प्राच्यवादी इतिहासकार हैं। अब जब उपयोगितावादी विचारधारा की बात हो रही है, तो भारत में एक और व्यक्ति आया जिसने ऐसा उपयोगितावाद फैलाया कि अंग्रेजी को पूरे देश में फैला दिया, जिसको आज भी खत्म नहीं कर पा रही है सरकार। ठीक है, जैसे इसने क्या, मैं बात कर रहा हूँ मैकाले की। मैकाले ने
आके शिक्षा किस प्रकार की दी जानी चाहिए, उसका माध्यम क्या होना चाहिए, उसने तय किया, जिससे हम आज तक नहीं निकल पाए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, उपयोगितावादी विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया, ये जेरेमी बेंथम, ठीक है। अगला प्रश्न है, उपरोक्त नहीं, अब यहाँ पे निम्नलिखित बोलना सही रहेगा, टाइप कर। निम्नलिखित 3 वंशों को सामूहिक रूप से मामलुक वंश में सम्मिलित किया गया है, निम्न में से कौन सा सत्य है? पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा मामलुक वंश नहीं है। तो आप लोग देखेंगे कुतुबी वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक दास था, तो ये मामलुक हुआ। शमसी इल्तुतमिश भी दास था, ये भी मामलुक हुए। बलबनी, ये भी मामलुक हुए क्योंकि बलबन भी दास था। लेकिन जो तुगलक है, ये दास नहीं है, ठीक है, ये दास नहीं है, ठीक है। ये तुगलक वंश अपना एक अलग ही वंश है, ये मामलुक वंश में नहीं आते, ठीक है। अगला प्रश्न है, ऐबक की मृत्यु के बाद लाहौर का शासक कौन बना? अब देखिए इसमें बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, अब कोई इल्तुतमिश भी कर सकता है, कोई बैराम शाह भी। ऑप्शन 4 है, आराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और बैराम शाह और इल्तुतमिश। तो आप लोग देखेंगे कि जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो आपका आराम शाह है, क्योंकि लाहौर में आराम शाह बनता है और जो है दिल्ली में जो अमीर होते हैं वो किसको बैठाते हैं? इल्तुतमिश, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आराम शाह है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम कली संवत का उल्लेख किस अभिलेख में होगा है? तो ऑप्शन है आपके पास एरड़ अभिलेख, एहोल अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख और अयोध्या अभिलेख। तो आप लोग देखेंगे कि जो एरड़ अभिलेख है वो भानुगुप्त का है, जिसमें भानुगुप्त के एक सेना नायक और उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। पुरों के आक्रमण का भी इसमें साक्ष्य मिलता है। एहोल अभिलेख जो कि पुलकेशिन द्वितीय का है, रवि कीर्ति इसके रचयिता है, इसी में कली संवत का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और कली संवत महाभारत युद्ध के 20 वर्ष बाद माना जाता है कि प्रारंभ हुआ था, और जो तिथि अंकित है वो 3102 ईसा पूर्व अंकित है, ठीक है। ग्वालियर अभिलेख, अब देखिएगा ग्वालियर अभिलेख को ध्यान से सुनिएगा। ग्वालियर अभिलेख नागभट्ट प्रथम की भी उसमें चर्चा है, नागभट्ट द्वितीय की भी चर्चा है, लेकिन अगर आपसे ग्वालियर प्रशस्ति पूछा जाए तो वो मिहिर भोज की है, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज की, ठीक। अब अयोध्या अभिलेख, इस शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के एक राज्यपाल, जो अयोध्या का उस समय राज्यपाल है धनदेव, उसका अभिलेख है, जिसमें जो है इस बात का उल्लेख है कि पुष्यमित्र ने जो है 2 बार जो है अश्वमेध यज्ञ किया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ए हुआ। अगला प्रश्न है कि किस अभिलेख में ब्राह्मणों व बौद्धों को भूमि दान दिए जाने का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है? तो रपटा का अभिलेख जो कि कनिष्क का है, ऑप्शन है, ठीक है। मथुरा लेख भी कनिष्क का है। नाना घाट अभिलेख में सबसे पहले जो है ब्राह्मणों व बौद्धों को भूमि दान दिए जाने का साक्ष्य प्राप्त होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बंदा बहादुर की हत्या किसने करवाई? ऑप्शन है बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद शाह रंगीला, फर्रुख सियर और अहमद शाह। तो आप लोग देखेंगे बंदा बहादुर की हत्या जो है 1716 में जो है की जाती है, और 1716 में शासनकाल किसका है? फर्रुख सियर का, जो 1713 से लेकर 19 तक है, ठीक है। तो 1716 में अब्दुल अब्दुल समद जो लाहौर का गवर्नर है, उसका पुत्र जकारिया खां जो है बंदा बहादुर को पकड़ लेता है और इसको दिल्ली में हाथी के पैरों तले क्या किया जाता है? कुचलवा दिया जाता है और उसकी हत्या करवा दी जाती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फर्रुख सियर। अगला प्रश्न है कि सन 1739 में नादिर शाह ने कोहिनूर हीरे को लूट लिया था, क्योंकि तख्ते ताउस उठा के लेके चला गया था। तो रणजीत सिंह को किसने भेंट किया था? तो आप लोग देखेंगे कि रणजीत सिंह जो है कहीं ना कहीं शाह शुजा को अफगानिस्तान में स्थापित करना चाहता है। तो रणजीत सिंह को खुश करने के लिए जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, शाह शुजा, शाह जमान शाह, जमाल शाह और फखर जमान, तो इसमें से शाह शुजा ने इनको जो है कोहिनूर हीरा दिया। अब इसमें जमान शाह के बारे में जान लीजिए। हम लोग राजा रणजीत सिंह कहते हैं, तो राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि जमान शाह ने दी थी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका लेकिन शाह शुजा है। अगला प्रश्न है, लाहौर का मंगोलों द्वारा पतन किसके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है? मतलब कि लाहौर पे मंगोलों का कब्जा कब हो गया? तो ऑप्शन है रजिया, बहराम शाह, मसूद शाह और कैकुबा। तो आप लोग देखेंगे कि उस समय जो है 41 से लेकर 44 तक
या 43 तक किसका शासनकाल है? बहराम शाह का शासनकाल है। और बहराम शाह, इसी के समय में तायर बहादुर जो कि एक मंगोल आक्रमणकारी है, उसका आक्रमण होता है और लाहौर क्या होता है, मंगोलों के कब्जे में चला जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बहराम शाह। किस पुस्तक मिसप्रिंट हो गया है? किस पुस्तक में अधिकारियों को नगद वेतन देने का सर्वप्रथम प्रमाण मिलता है? ऑप्शन है अर्थशास्त्र, शब्दावतार, अभिधान चिंतामणि और युक्ति कल्प तरु। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र में ही सबसे पहले जन्म मृत्यु के पंजीकरण का और नगरों का शासन समितियों द्वारा संचालित किए जाने का और गुप्तचरों के महत्व का, राजा के जो कर्तव्य है उसका, इस सब चीजों का जिक्र है। राजनीतिक इतिहास पर लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। अब युक्ति कल्पतरु जो है लक्ष्मीधर की पुस्तक है, जो गढ़वाल राजा जयचंद के दरबार में थी, ठीक है। ये भी राजनीति से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है अर्थशास्त्र है। अगला प्रश्न है कि कनिष्क के किस अभिलेख में कुषाण वंशावली दी गई है? तो ऑप्शन है पुरुषपुर, मथुरा, इनमें से कोई नहीं, और रप्ता। तो आप लोग देखेंगे कि जो रप्ता का अभिलेख है, जिसकी जो बैक्ट्रियन भाषा में लिखा गया है और ग्रीक लिपि में लिखा गया है, उसमें जो है कुषाण वंशावली दी गई है। कृत्य कल्प तरु नामक पुस्तक की विषय वस्तु क्या है? इसके लेखक जो है लक्ष्मीधर हैं, जो कि गढ़वाल राजाओं के दरबार में रहते हैं। राज्य व्यवस्था, ज्योतिष, व्याकरण, वास्तुशास्त्र, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो कृत्य कल्प तरु है, ये जो पुस्तक है वो राज्य व्यवस्था पे लिखी गई है, ठीक है। अगला प्रश्न है सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था जो कुल 23 प्रांतों में विभाजित था? तो ऑप्शन है नासिरुद्दीन, खुसरो, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद शाह बहलोल लोदी। तो आप लोग देखेंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक है, जिसका सबसे बड़ा साम्राज्य था पूरे दिल्ली सल्तनत में। और इब्न बतूता कहता है कि इनका जो प्रांत था वो 23 प्रांतों में क्या था, विभक्त था। तो अगला प्रश्न है कौन सा यात्री अपने लेखन में काकतीय वंश की राजकुमारी रुद्रमा देवी का उल्लेख करता है? तो ठीक है, अब यहाँ पे वो चीज समझ लेते हैं। अब मैं यहाँ से आपसे पूछ देता बस कि रुद्रमा देवी किस वंश की शासक थी, तो काकतीय। अब लेकिन कौन सा लेखक इसका उल्लेख करता है, इस जानकारी से हम लोग अपरिचित रह जाते हैं। लेकिन ये जो मैंने क्वेश्चन पिक किया, इससे हम कई सारी चीजें सीखेंगे कि इसका जो उल्लेख है वो मार्को पोलो करता है। अब इससे ये भी पता चल गया कि काकतीय वंश की राजकुमारी रुद्रमा देवी भी है। तो 2-3 फैक्ट हमारे तैयार हो गए, ठीक है। बाकी जो 3 ऑप्शन है आपके, निकोलो कोंटी, सर टॉमस रो और बार्थेमा, जिसमें निकोलो कोंटी और बार्थेमा जो है इतावली नागरिक है। सर टॉमस रो कितना बाद में आया आप लोगों को पता ही है, ठीक है, जो जहांगीर के शासन काल में आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन मार्को पोलो है। अगला प्रश्न है रणजीत सिंह की सेवा में तोपखाने का अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन है अलार्ड, आकलैंड, इलाही, पक्ष और वेंटूरा। तो आप लोग देखेंगे जो अलार्ड है वो घुड़सवार सेना को प्रशिक्षित करता है, जो वेंटूरा है वो जो है पैदल सेना को प्रशिक्षित करता है, जो आपका इलाही बख्श है ये इसके तोपखाने का क्या है, प्रधान है, प्रमुख है। अब जो अगला प्रश्न है हमारा कि श्रीरंगपट्टनम की संधि पर किसने कहा कि बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए हमने अपने शत्रु को कुचल दिया? ठीक है, तो आप लोग देखेंगे जो 4 ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मैकार्डने और जनरल मीडोज। तो 1700 ये जो युद्ध है ये थर्ड एंग्लो मैसूर वार के बाद हो रहा है, श्रीरंगपट्टनम की संधि जो 1790 से 92 तक है। इसके बाद जो संधि होती है उस समय जो गवर्नर है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, ठीक है, वो इसके बारे में बोलता है, ठीक है। बाकी वारेन हेस्टिंग्स अब 72 से 84 उसका कार्यकाल है और ये घटना 1793 की है, ठीक है। लॉर्ड मैकार्टनी ये सेकेंड एंग्लो मैसूर वार से संबंधित है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कॉर्नवालिस, ठीक है। अगला प्रश्न है सप्ताह के 7 दिनों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है? तो देखेंगे ऑप्शन है नालंदा ताम्रपत्र, जो कि आपके हर्षवर्धन का है। मंदसौर अभिलेख, इस पे चर्चा कर लेते हैं। मंदसौर अभिलेख कई लोगों का है, ठीक है। मंदसौर अभिलेख एक है आपके कुमारगुप्त प्रथम का, जिसके रचनाकार वत्स भट्टी हैं। पीछे की वीडियोस में मैंने शायद एक जगह गलत बोल दिया है। दूसरा है यशोवर्मन का, ठीक है, इसके रचयिता जो है वासुल है, ठीक है। इसको 10पुर अभिलेख भी कहते हैं, ठीक। कौम अभिलेख आपके स्कंदगुप्त का है।
एरन अभिलेख जो है भानुगुप्त का है, जिसमें सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है और इसी में सप्ताह के 7 दिनों का भी उल्लेख है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के सबसे पहले मुस्लिम राजनीतिक विचारक कौन थे? तो आप लोग देखेंगे कि ऑप्शन है निजामी, इसामी, निजामुद्दीन अहमद और फखरे मुदब्बिर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो फखरे मुदब्बिर है, जिन्होंने आदाबुल हर्ब व सुजात नामक पुस्तक लिखी थी, जो इल्तुतमिश को समर्पित है और इन्हीं को पहला मुस्लिम राजनीतिक विचारक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि नायब मुमालिकात का नवीन पद किसने सृजित किया? लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो ऑप्शन है बहराम शाह, नासिरुद्दीन महमूद शाह, मुबारक शाह, खिज़र खान। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बहराम शाह है। इसके समय में नायब मुमालिकात का पद सृजित किया गया और इस पे जो पहला व्यक्ति बैठा उसका नाम था ऐतगीन। ठीक है, अब जो हमारा अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत का बौद्धिक इतिहास शेख मोइनुद्दीन चिश्ती से तथा राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी से होता है, उपर्युक्त कथन किसका है? तो ऑप्शन है हसन निजामी, मोहम्मद हबीब, अमीर खुसरो अफीफ। ये बहुत ईजी है कि ये कोई भी वक्तव्य उस समय का समकालीन इतिहासकार तो नहीं कहेगा। ठीक है, ये बाद के इतिहासकारों की कही गई बातें हैं। तो ये जो कहा है मोहम्मद हबीब ने कहा है। हसन निजामी को आप लोग जानते हैं, इसने ताजुल मासिर की रचना की। अमीर खुसरो की बहुत सारी किताबें मैंने अभी आपको इसी वीडियोज में बताई। और अफीफ ने भी जो है तारीख फिरोजशाही लिखी हुई है। ठीक है, लेकिन इसके जो तारीख फिरोजशाही है उस पर केवल फिरोज शाह तुगलक का जहां से मतलब कि बर्नी छोड़ता है वहां से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हबीब है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हम लोगों का कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्की शासक कौन था? तो आप लोग देखेंगे कि आलम शाह, नासिरुद्दीन महमूद, इब्राहिम लोदी और अबू बकर शाह। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी अफगान शासक है। ठीक है, आलम शाह बहुत पहले है। ठीक है, मतलब जो इसका करेक्ट ऑप्शन है उसके पहले आता है। अब आपका अबू बकर शाह ये भी पहले है। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो नासिरुद्दीन महमूद है। ठीक है, क्योंकि ये अंतिम तुर्की शासक है। इसके बाद के जो दोनों वंश हैं सैयद और लोदी, ये दोनों अफगान डायनेस्टी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? नासिरुद्दीन महमूद, ये अंतिम तुर्की शासक है। अगला प्रश्न है राखी प्रथा की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन है 1761, 59, 53 और 63। तो आप लोग देखेंगे कि वहां पे एक जो है पहले दल खालसा की स्थापना होती है, कपूर सिंह करते हैं, जिससे इनका राजनीतिक एकीकरण शुरू होता है। फिर जो 1753 में लोग क्या करते हैं कि जो अफगान और बाकी आक्रमणकारियों की वजह से पंजाब में अव्यवस्था फैल गई थी, उससे सुरक्षा के लिए प्रत्येक गांव से जो है एक तरह से धन वसूलना प्रारंभ करते हैं, जो कि 5वां भाग होता है। ठीक है, तो जो राखी प्रथा है वो 1753 में शुरू की गई। ठीक, अगला प्रश्न है विदेश में प्रचलित टंकों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा के भारतवर्ष में प्रचलन का श्रेय किस सुल्तान को जाता है? तो ऑप्शन है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन और मोहम्मद बिन तुगलक। आप लोग देखेंगे कि इल्तुतमिश के समय में जो है टकसालों पर नाम लिखने की प्रथा का प्रारंभ होता है और ये चांदी का टंका चलाने के लिए फेमस है इल्तुतमिश, और तांबे का जीतल भी इसने चलाया है। एक चांदी का टंका जो है 48 जीतल के बराबर होता था। ये एग्जाम में बार बार पूछता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। और एक चीज, अब हमने इल्तुतमिश के बारे में बस यहाँ पे पढ़ा, लेकिन हमको जानकारी क्या मिली कि एक चांदी का टंका 48 जीतल का होता था। चांदी का टंका चलाया किसने? इल्तुतमिश ने चलाया। टकसालों पर नाम लिखने की परंपरा इल्तुतमिश से प्रारंभ करी। तो इसमें हमने कई क्वेश्चंस के बारे में जाना। जो बाकी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसने सबसे पहले दक्षिण के राज्यों को विजिट किया। ठीक है, आपका बलबन हो गया, इसने लव एवं रक्त की नीति अपनाई। मोहम्मद बिन तुगलक को जो है सबसे विद्वान सुल्तान का खिताब प्राप्त है, लेकिन इसको कहा गया इसके अंदर पागलपन का अंश था, एल्फिंस्टन ने कहा। ठीक है, ये अपनी योजनाओं के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है मकबरों का पितामह किसे कहा जाता है? तो आप लोग देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में प्रथम मकबरा जो है इल्तुतमिश बनवाता है। तो जो आपके ऑप्शन है नासिरुद्दीन महमूद, मुबारक शाह, बहराम शाह और इल्तुतमिश। तो इसमें जो इल्तुतमिश है 1229 में उसके पुत्र की मंगोलों से लड़ते हुए मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है इसके द्वारा
सुल्तानगढ़ी में नासिरुद्दीन महमूद, चूंकि इसका ही पुत्र है, उसका क्या बनवाया जाता है? मकबरा। ठीक है। 1931 ईस्वी में इल्तुतमिश के दरबार में जवामी उल हिकायत की रचना किसने की? तो ऑप्शन आपके सामने फखरे मुदब्बिर, कुतुबी, नूरुद्दीन मोहम्मद औफी और फिरदौसी। फिरदौसी आप लोग जानते हैं इसके दरबार में नहीं था, फिरदौसी ने शाहनामा लिखी है, महमूद गजनवी के दरबार में था। कुतुबी भी महमूद गजनवी के दरबार में था, इसने किताबुल यामिनी लिखी है। फखरे मुदब्बिर इसके समय में था लेकिन 1931 तक नहीं था, इसने आदाबुल हर्ब व सुजात लिखी है। तो बचा आपका नूरुद्दीन मोहम्मद औफी, जिसने जवामी उल हिकायत की रचना की, और इसमें सबसे पहले चुंबकी कंपास का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, जवामी उल हिकायत, तो आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत में किसकी प्रतिष्ठा बढ़ी? तो आप लोग देखेंगे कि मराठे, अंग्रेज, फ्रांसीसी और कर्नाटक ऑप्शन में दिया है, कर्नाटक के नवाब। तो इसमें फ्रांसीसी कहीं ना कहीं अंग्रेजों के ऊपर इस युद्ध में हावी थे, जो कहीं कभी कभी कहा जाता है 46 से 48 तक चला, कहीं कहीं 42 से 48 दिया हुआ है। ये कहीं ना कहीं सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम था। ठीक है, जो एक सैपल की संधि के तहत समाप्त हुआ। ठीक है, 48। तो इसमें फ्रांसीसियों की प्रतिष्ठा बढ़ी। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश का सबसे मुख्य शत्रु कौन था? तो आप लोग देखेंगे कि इसका ऑप्शन है अली इस्माइल, मंगोल, कुबाचा और यल्दौज। तो जब हम लोग बात करते हैं, जब दिल्ली सल्तनत की ऐबक जब स्थापित होता है, तो उसी समय से अली मर्दान खां, कुबाचा और यल्दौज का बहुत प्रेशर रहता है। तो किसी तरह वैवाहिक संबंध स्थापित करके चीजों को बनाए रखता है, लेकिन इल्तुतमिश के समय में जब इसको मौका मिलता है तो अपने विरोधियों को कुचलता भी है। तो इसके समय जो इसका जो सबसे प्रमुख शत्रु था, जो गजनी पे शासन कर रहा था, जो मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी गजनी में होने की वजह से दिल्ली की जो सत्ता थी उस पर भी अपना अधिकार समझता था, उसका नाम यल्दौज था, जिसको 1216 में पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित कर देता है। कौन? यल्दौज, सॉरी, इल्तुतमिश। और इसका किस्सा खत्म हो जाता है, और इल्तुतमिश कहीं ना कहीं इसका मात्र एक और शत्रु बचता है, कुबाचा, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। इसको 1228 में इसका पीछा करता है और ये सिंधु नदी में कूद जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन यल्दौज है। अगला प्रश्न है कि ताजुल मासिर का लेखक कौन है? अमीर खुसरो, उद्बी, हसन निजामी और फिरदौसी। तो आप लोग देखेंगे कि अमीर खुसरो की रचना नहीं है। अमीर खुसरो की खजाइन कुतुब, मिफ्ताह उल कुतुब, किरान उस सरदेन और जो आपका नूह सिपहर है, ये सब उसकी रचना है। कुतुबी ने किताबुल यामिनी लिखी है। हसन निजामी की जो रचना है वो ताजुल मासिर है। ताजुल मासिर का शाब्दिक अर्थ है विजयों का इतिहास, और फिरदौसी ने शाहनामा लिखा हुआ है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हसन निजामी। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह को किसने एक असाधारण पुरुष व छोटे पैमाने पर बोनापार्ट कहा? मतलब इसकी तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की गई है। तो ऑप्शन है आपके सामने विंसेंट स्मिथ, मीनू मसानी, एस चंद्रा और विक्टर जैकविमो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है विक्टर जैकमा है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, एक कैसे छूट गया, इसको कर लेते हैं। टकसाल का नाम लिखने वाले में हमने क्लिक करना मैं भूल गया था, तो इसका इल्तुतमिश होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस वंश का पूरा इतिहास अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है? पल्लव, चोल, सातवाहन और कदम। तो आप लोग देखेंगे कि पल्लव वंश का जो है अभिलेखी साक्ष्य के साथ साथ साहित्यिक साक्ष्य भी मिलता है। ठीक है, चोल वंश के समय में भी मिलता है, कदम वंश के भी समय में मिलता है, लेकिन सातवाहनों का जो है साहित्यिक स्रोत बहुत कम मिलता है। इनका जो अधिकतर इतिहास लेखन हुआ है इनके अभिलेखों के आधार पे, जैसे नाना घाट में नग्निका का जो अभिलेख है, गौतमी बलश्री का जो अभिलेख है। ठीक है, इन सब अभिलेखों से इन लोगों का क्या किया गया है? इतिहास लेखन किया गया है। ठीक है। अगला है, सबसे बड़ा पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण और वायु पुराण। तो आप लोग देखेंगे कि जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है स्कंद पुराण है, जिसमें हम लोगों को सत्यनारायण भगवान की कथा का भी वर्णन मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में शून्य का सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त होता है? तो ऑप्शन है एरण, हुनैदर, ग्वालियर और बादामी। तो एरण और ग्वालियर अभिलेख के बारे में तो मैंने आप लोगों को बताया ही था। बादामी अभिलेख के बारे में भी आप लोग को पिछले वीडियोज में बता चुका हूँ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ग्वालियर। ग्वालियर अभिलेख जो कि नागभट्ट प्रथम और द्वितीय दोनों से संबंधित है, मूलतः नागभट्ट द्वितीय से संबंधित है। और जब ग्वालियर प्रशस्ति की बात की जाए तो उसमें वाराह मिहिर भोज का नाम आता है। ठीक है,
तो शून्य का सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य ग्वालियर अभिलेख से मिलता है। ठीक है, किस बंगाल नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच आंतरिक व्यापार के प्रश्न से युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई? तो आप लोग देखेंगे कि ऑप्शन है मीर जाफर, सिराजुद्दौला और अलीवर्दी खां और मीर कासिम। तो यहाँ पर जो मीर कासिम है ये परेशान हो जाता है इन लोगों के आंतरिक व्यापार से, तो वो करता क्या है कि भारतीय लोगों को भी आंतरिक व्यापार में खुली छूट दे देता है। तो इससे जो अंग्रेजों को दस्तक प्राप्त रहता है उसका कोई मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि अब सबके लिए चीजें समान हो गई थी व्यापार में। तो इसको लेके जो है इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है मैकार्टनी संधि के बावजूद कर्नाटक को खो देगा, वारेन हेस्टिंग्स ने ये शब्द किस संधि के संदर्भ में कहे हैं? तो ऑप्शन है मंगलौर, ट्रावनकोर, श्रीरंगपट्टनम और मद्रास की संधि। तो आप लोग देखेंगे कि मंगलौर की संधि जो है ये द्वितीय एंग्लो मैसूर वार के बाद होती है, जो 1784 में होती है, और चूंकि ये मद्रास के इलाके में पड़ता है तो मैकार्टनी उस समय मद्रास का गवर्नर रहता है, तो वही इस संधि पे हस्ताक्षर करता है टीपू के साथ, और इस संधि से जो वारेन हेस्टिंग्स रहता है वो खुश नहीं होता है, और उसके संबंध में उसने ये क्या कहे हैं, ये शब्द कहे हैं। ठीक है, अब श्रीरंगपट्टनम की संधि जो ऑप्शन में है ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद होगी। मद्रास की संधि 1769 में हुई है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हैदर अली के साथ। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है मंगलौर की संधि। अगला प्रश्न है पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों में है एवं अब भारत हमारा है, उपरयुक्त कथन किस अंग्रेज गवर्नर जनरल का है? ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो प्रथम, सर जॉन लॉरेंस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, आर्थर वेलेस्ली। तो आप लोग देखेंगे कि लॉर्ड मिंटो प्रथम का कार्यकाल जो है 1807 से लेकर 13 तक है, जबकि ये जो कथन है ये 1799 के एंग्लो मैसूर वार से संबंधित है, तो इनका एक कथन नहीं है। सर जॉन लॉरेंस 1863 से लेकर 69 तक है, इनका भी एक कथन नहीं है, गवर्नर है भारत के वायसराय। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेके 93 और फिर 1805 में है, तो ये घटना इनके समय में भी नहीं घटित हुई है। तो आर्थर वेलेस्ली जो 1799 में आता है, इसी के समय में चतुर्थ आंग्ल मैसूर वार होता है, जिसके संबंध में जब टीपू का पतन हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस पर आर्थर वेलेस्ली ने कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है किस वंश के शासक दिल्ली के नाम पर इसका नाम दिल्ली पड़ा? तो ऑप्शन है खिलजी वंश, तोमर वंश, सैयद वंश और गुलाम वंश। तो आप लोग देखेंगे कि तोमर वंश के नाम पर इस तोमर वंश के शासक दिल्ली के नाम पर इसका नाम दिल्ली पड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न है किसके द्वारा दिल्ली के 4 कोनों भोजपुर, पटियाली, कामपिल एवं जलाली में 4 किलों का निर्माण करवाया गया? ठीक है, ऑप्शन है बलबन द्वारा, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। तो आप लोग देखेंगे कि बलबन ने दिल्ली सल्तनत में सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाई और मंगोलों से सुरक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा पर किलों का निर्माण करवाया। सबसे पहला शासक था जिसने किलों को बनाने पर ध्यान दिया। ठीक है, और अब बलबन का जब इतिहास पढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे कि बंगाल के विद्रोह को दबाने के अलावा ये दिल्ली से बाहर कभी नहीं गया, इसने दिल्ली में ही रह के दिल्ली को आंतरिक रूप से सुदृढ़ करने का प्रयास किया। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बलबन। अगला प्रश्न है मैसूर का प्रशासन कब वो किसने कुशासन के आधार पर कंपनी के हाथ में ले लिया? तो ऑप्शन है 1823 ईस्वी में जॉन एडम्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स 1823, 1831 में लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड एमहर्स्ट 1829 में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 1831 में लॉर्ड विलियम बेंटिक है, क्योंकि 1831 में किसानों का विद्रोह हो जाता है मैसूर में, जिसको आधार बना के लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है मैसूर का विलय कर लेता है। तो इससे आपको एक और नया क्वेश्चन पता चला कि 1831 में इस विलय का कारण क्या था? 1831 में मैसूर के किसानों का विद्रोह। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, हमने लग रहा है कोई एक क्वेश्चन छोड़ा हुआ है कहीं पे, क्लिक करना भूल गया, 50 वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम क्लिक करना भूल गए थे। ठीक है, तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट हुआ, और हमारी जो स्ट्रैटेजी है इस प्रैक्टिस सेट को लेके वो यही है कि हम क्वेश्चन ऐसे लेके आए इसमें जिसके एक्सप्लेनेशन में हम हिस्ट्री को एकदम टाइमलाइन के हिसाब से कवर करते हुए चले। ठीक है, प्रश्नों के आधार पर एक लेक्चर बनाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन से आपको कई सारे फैक्ट के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट है वो
डेली आता है। ठीक है? थैंक यू।